बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट एडवेंचर इमरान सीरीज, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। अभी कितनी देर लगेगी? इमरान ने ड्राइवर से कहा। पता नहीं, चेकिंग के लिए तवील कतार लगी हुई है। हमारी बारी आने तक न जाने कितना वक्त लग जाए, ड्राइवर ने झिलाहट भरी लहजे में कहा। कोई और रास्ता नहीं है? इमरान ने पूछा। है तो सही, लेकिन बहुत तवील है, ड्राइवर ने जवाब दिया। परवाह मत करो, दुगने पैसे ले लेना। अगर दूसरा कोई रास्ता है तो उस तरफ से चलो, मैं तुम्हारा सारा नुकसान पूरा कर दूंगा, इमरान ने कहा। फिर भी हमें यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से आगे कोई रेस्टोरेंट मौजूद है? इमरान ने पूछा। हाँ, आगे एक चौराहा है, वहां एक रेस्टोरेंट है, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, फिर तुम यहाँ पर रुको, मैं और मेरी साथी भूखी हैं। हम पैदल आगे चले जाते हैं और इस रेस्टोरेंट में कुछ खा पी लेते हैं। तुम टैक्सी लेकर वहीं पर आ जाना, फिर हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। मैं तुम्हें एडवांस दे देता हूँ, ये ना समझना कि हम टैक्सी छोड़कर भाग गए हैं, इमरान ने कहा। ओह, ऐसी कोई बात नहीं, आप एडवांस अपने पास ही रखें और जाकर खा पी लें। मैं यहाँ से निकलते ही वहां पहुंच जाऊंगा, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसने सामान उठाया और जूलिया को इशारा करते हुए टैक्सी से निकल आया। जूलिया भी अपना थैला उठाए बाहर आ गई। इमरान चूंकि सामान साथ लेकर जा रहा था, इसलिए उसने ड्राइवर को $1 बड़ा दे दिया था। फिलहाल इसे रखो, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे, इमरान ने कहा और ड्राइवर उसे रोकता ही रह गया। लेकिन इमरान इसकी बात सुने बगैर जूलिया को लिए आगे बढ़ता चला गया। अभी चेकिंग करने वालों की हम पर नजर नहीं पड़ी। हम अलग अलग होकर आगे जाएंगे और फिर चौराहे पर मौजूद इस रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे जिसके बारे में ड्राइवर ने बताया है, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो कतारों में खड़ी गाड़ियों के इर्द गिर्द से होते हुए सड़क की मुख्तलिफ साइडों पर आए और फिर अलग अलग होकर आगे बढ़ना शुरू हो गए। चौराहा अबूर करके वो दोनों सामने मौजूद एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। उन्होंने कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर वो इत्मीनान से कॉफी के सिप लेने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद इनकी टैक्सी वहां पर पहुंच गई। वो रेस्टोरेंट के अंदर खिड़की के पास मौजूद मेज पर बैठे थे, इसलिए उन्होंने टैक्सी आते हुए देख ली। चलो, इमरान ने कहा। तो जूलिया उठकर खड़ी हो गई। इमरान ने एक नोट मेज पर रखा और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर आ गए। उन्हें बाहर आते देखकर टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की से हाथ निकालकर उन्हें इशारा किया, तो वो टैक्सी की तरफ बढ़ गए और फिर वो एक बार फिर टैक्सी में बैठ गए। इंतजार करने का शुक्रिया साहब, टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। टैक्सी इमरान के बताए हुए पते की जानिब तेजी से दौड़ रही थी। 3 टैक्सियां बदलकर वो मंजिल मकसूद पर पहुंचे। तीसरी टैक्सी से उतरने के बाद भी उन्होंने 2 फरलांग का फासला पैदल ही तय किया था। तब कहीं इस बंगले तक पहुंचे थे जहां एक मकामी एजेंट रहता था। बंगले का दरवाजा बंद था और गेट पर सुईची क्लिनिक के नेम प्लेट मौजूद थी। इमरान ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हे बाद गेट के हुक्म से कदमों की चाप उभरी, फिर गेट का जेली दरवाजा खुला और एक चेहरा नजर आया। यह खूबसूरत लड़की थी। डॉक्टर साहब से मिलना है, इमरान ने नरम लहजे में कहा। आपने टाइम लिया हुआ है? लड़की ने पूछा। जी हाँ, इमरान ने कहा। आए, लड़की ने कहा और पीछे हट गई। फिर उनके अंदर दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और वो इसकी रहनुमाई में बंगले में दाखिल हो गए और वो इन्हें ड्राइंग रूम में लाई थी। यहाँ बैठे और अपना नाम बता दें, लड़की ने कहा। प्रिंस ऑफ डम, इमरान ने कहा। प्रिंस ऑफ डम? ये कैसा नाम है? लड़की ने पूछा। ये नाम नहीं, ओहदा है। मैं ढम का प्रिंस हूँ, इमरान ने कहा। तो लड़की और ज्यादा हैरत भरी नजरों से इसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर हैरत थी कि प्रिंस ऐसे मकामी अफराद जैसे होते हैं। आपका कोई नाम तो होगा प्रिंस, लड़की ने तंजिया लहजे में कहा। प्रिंस कह देना ही काफी है, यही हमारा नाम भी है और हमारी हैसियत भी, इमरान ने कहा। तो लड़की सर हिलाकर कमरे से बाहर चली गई। ये लड़की शायद सेक्रेटरी है, लड़की के बाहर जाने के बाद जूलिया ने इमरान से कहा। मुमकिन है, लेकिन जब तक इसकी हैसियत जाहिर ना हो जाए तुम्हें मोहतात रहना होगा जूलिया, इमरान ने कहा। मुझे मोहतात रहने के लिए कह रहे हो और खुद मेरा नाम ले रहे हो, क्यों? जूलिया ने कहा और इसकी बात सुनकर इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या करूं, जबान काबू में नहीं रहती, फिसल गई, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। तो अब इसे काबू में रखो, जूलिया ने कहा। आज के दौर में शादी के बाद बीवियां ही शौहरों की जबानों को लगाम डालती हैं, इमरान ने कहा।
क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। मेरा मतलब है कि नया दौर है और नया ही जमाना है। इस दौर और जमाने में काबू में करने का काम बेगमात करती हैं। शौहर तो बस बेचारे ही बनकर जिंदगियां गुजारते हैं, इमरान ने कहा। तो जूलिया उसे घूर कर रह गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, इसी लम्हे वो लड़की दोबारा वहां पर आ गई। तशरीफ लाएं जनाब, इसने इस बार बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो इमरान इस्बात में सर हिलाकर उठकर खड़ा हो गया। जूलिया भी उठी और फिर वो दोनों इस लड़की के साथ चल पड़े। वो इसके साथ ही इसी राहदारी के तीसरे और कीमती फर्नीचर से आरास्ता कमरे में जा पहुंचे। यहाँ एक 40-45 साल आदमी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था और उसके मुंह में एक सुगार दबा हुआ था। उसकी आंखों पर चश्मा नजर का चश्मा था और बजाय वो भी तबाती ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जूलिया ने एक नजर में पहचान लिया कि वो मेकअप में है। वो व्हील चेयर पर ऐसे अंदाज में बैठा हुआ था जैसे वो चलने से माजूर हो। तशरीफ रखें जनाब, अधेड़ उम्र आदमी ने इमरान और जूलिया को गौर से देखते हुए कहा। तो इमरान और जूलिया सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। सासी, तुम जाओ और जाकर इनके लिए 2 कप कॉफी के लिए ले आओ, अधेड़ उम्र आदमी ने इस लड़की से मुखातिब होकर कहा जो इन्हें साथ लाई थी। इसने इस बात में सर हिलाया और मुड़कर तेज से कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। कोड, लड़की के बाद जाती अधेड़ उम्र आदमी ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए धीमी आवाज में कहा। ताबात मिशन, इमरान ने कहा। तो अधेड़ उम्र आदमी के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। मुझे सुइची कहते हैं, उस शख्स ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारा असली नाम? इमरान ने मुसाफा करते हुए कहा। अब्दुल बासित, इसने जवाब दिया। ये लड़की तुम्हारी सेक्रेटरी है? इमरान ने पूछा। नहीं, वो मेरी बीवी है, सुइची ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि जूलिया इसका जवाब सुनकर चौंक पड़ी, क्योंकि लड़की की उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं थी, जबकि सुइची 40-45 का नजर आ रहा था। मगर जूलिया अपनी हैरत का इजहार नहीं किया। क्या वो तुम्हारे राज से आगाह है? इमरान ने फिर पूछा। जी हाँ, पूरी तरह। मैंने उसे इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तरबियत दे रखी है, सुइची ने कहा। तब तो लड़की को यह भी पता होगा कि तुम 40-45 के बूढ़े नहीं बल्कि 24-25 साल के नौजवान हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुइची बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आपका तारुफ हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, सुइची ने कहा। तुम्हें चीफ ने क्या इत्तला दी थी? इमरान ने पूछा। यही कि एक औरत और एक मर्द यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे इनसे पूरा ताउन करना है। इस सिलसिले में यही कोड बताए गए थे जो हम और आपने अभी अभी दोहराकर मुकम्मल किए हैं, सुइची ने कहा। मुझे अली इमरान कहते हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ओह, अली इमरान? क्या वाकई अली इमरान है? सुइची ने यकलख्त उछलते हुए कहा। वो व्हीलचेयर से अचानक यूं उठकर खड़ा हुआ था जैसे इमरान का नाम सुनते ही इसका माजूरपन यकलख्त खत्म हो गया हो। मेरा नाम सुनते ही तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, लगता है मेरे नाम का शौक लगा है तुम्हें, इमरान ने कहा। तो सुइची बेख्तियार हंस पड़ा। ओह नहीं, मैं पहले से ही ठीक हूं, ये सब तो महज दिखावे के लिए था। आप नहीं जानते इमरान साहब कि मुझे आपसे मिलने का कितना इश्तियाक था। आज आप मेरे सामने हैं और मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन करें, आपके साथ काम करने की मुझे बड़ी तमन्ना थी इमरान साहब, सुइची ने दोबारा इमरान का हाथ पकड़कर गर्मजोशी से दबाते हुए कहा। तमन्ना पूरी हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हो जाएगी। पिछली मरतबा आपने मुझे साथ लेना तो दरकिनार मुझसे राब्ता तक कायम नहीं किया था और सारे काम करके आप वापस चले गए थे और मैं इंतजार ही करता रहा, सुइची ने जोशीले लहजे में कहा। इंतजार ही में लुत्फ है प्यारे, इमरान ने कहा। वो समझ गया था कि सुइची का इशारा टाडा वाले मिशन की जानिब है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, सुइची ने कहा। तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? क्या वो मकामी है? इमरान ने पूछा। ओह नहीं, वो साइमा है, पाकिस्तानी है। हम दोनों यहाँ मकामी मेकअप में रहते हैं, सुइची ने कहा। ये तुम अब्दुल बासित से डॉक्टर सुइची कैसे बन गए? इमरान ने सुइची को देखते हुए कहा। जरूरत के तहत, अब्दुल बासित ने मुस्कुराकर कहा। और तो इमरान ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। अब मैं तुम्हें अब्दुल बासित के नाम से पुकारूं या डॉक्टर सुइची? इमरान ने कहा। दोनों नाम मेरे ही हैं, आप जिस नाम से चाहें पुकार सकते हैं, अब्दुल बासित ने कहा। तो इमरान हंस पड़ा। तुम डॉक्टर बने हुए हो और नाम भी सुइची रखा है। मुझे बचपन ही से सुई लगाने से डर लगता है। अब अगर मैं बार बार तुम्हारा नाम सुइची लूंगा तो तुम समझोगे कि मैं तुम्हें सुई लगाने का कह रहा हूं। इसलिए भाई
मेरे लिए तो तुम अब्दुल बासित ही ठीक हो, सुइयां दूसरों को लगाते रहना, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो अब्दुल बासित बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुमने इस बंगले में ही क्लिनिक बनाया हुआ है, क्या मुस्तकिल यहीं पर रहते हो? इमरान ने पूछा। नहीं, ये बंगला महज क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, रिहाइश का अलग है। बस 1 घंटे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, अब्दुल बासित ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ पुराने अखबारात मिल सकेंगे? इमरान ने पूछा। जी हाँ, आप बराबर के कमरे में चले जाएं, वहाँ गुज़िश्ता साल भर के अखबारात की फाइल मौजूद है। आप मुताला करते रहें, इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि सुकून से आप मुताला कर सकेंगे, और दूसरे ये कि हर आने जाने वाले की नजरों में नहीं आएंगे, अब्दुल बासित ने कहा। ठीक है, शहर की नाकाबंदी और ब्राइटसन वालों की कारकर्दगी की रिपोर्ट हासिल कर सकते हो? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। जी हाँ, क्यों नहीं। 1-1 मिनट की खबरें मुझे मिल रही हैं। इन लोगों ने अहमद अली और याकूब को 2 मुख्तलिफ फार्म हाउस से पकड़ लिया है। उन पर इल्जाम है कि वो खुद भी गैर मुल्की एजेंट हैं, और उन्होंने 2 दूसरे गैर मुल्की एजेंटों को दारुल हुकूमत पहुंचने में मदद दी है, अब्दुल बासित ने कहा। उन्हें कहां पर रखा गया है? इमरान ने पूछा। सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में, वहीं उनसे पूछगिछ की जा रही है। गालिबन वो हमारे ही आदमी थे, और उन्हें शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। इत्तला के मुताबिक उन्होंने ब्राइटसन के अफराद पर फायरिंग की थी और उनकी गिरफ्त से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो इनकी जीप लेकर फरार होते, उन अफराद ने जीप पर बम फेंक दिया। बम फटने से पहले ही वो दोनों जीप से कूद गए थे, लेकिन गिरते गिरते भी वो धमाके की जद में आ गए थे, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। उनका हेडक्वार्टर में ही इलाज चल रहा है, अलबत्ता वो कड़े पहरे में हैं। उन तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है, अब्दुल बासित ने कहा। बेफिक्र रहो, वो ज्यादा दिन कैद में नहीं रहेंगे। चीफ ने तमाम इंतजाम कर लिए होंगे, वो जल्दी ब्राइटसन की गिरफ्त से निकल आएंगे, इमरान ने कहा। तो अब्दुल बासित ने सर हिला दिया। उसने ये नहीं पूछा था कि चीफ इन्हें आजाद कैसे कराएगा। तुमने मालूमात हासिल कर ली हैं? इमरान ने अब्दुल बासित से पूछा। जी हाँ, ज्यादा तो नहीं, मगर थोड़ी बहुत मालूमात मैंने हासिल की हैं, अब्दुल बासित ने कहा। थोड़ी बहुत से तुम्हारी क्या मुराद है? इमरान ने पूछा। इस सिलसिले में बेहद सख्ती है, कोई भी इस बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करने में कामयाब हो सका हूँ, अब्दुल बासित ने कहा। बताओ क्या मालूम हुआ है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। अभी तक वो लोग कॉन्फ्रेंस के लिए जगह का तयन नहीं कर सके हैं, अब्दुल बासित ने कहा ही था कि कदमों की चाप सुनाई दी और साइमा कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। क्या बात है? अब्दुल बासित ने पूछा। इलाका इंचार्ज आया है, साइमा ने कहा। क्यों? अब्दुल बासित ने चौंक कर पूछा। मैंने उससे अभी बात नहीं की, गेट के बाहर की गाड़ी रुकते ही मैं बताने के लिए चली आई हूँ, साइमा ने कहा। क्या वो अकेला ही या उसके साथ नफरी भी मौजूद है? अब्दुल बासित ने पूछा। अभी तो अकेला ही है, खुद ही गाड़ी ड्राइव करके लाया है, साइमा ने जवाब दिया। ठीक है, जाओ और उसे यहाँ ले आओ, लेकिन तुम इससे किसी किस्म की कोई बात मत करना, अब्दुल बासित ने कहा ही था कि घंटी की तेज आवाज उभरी और वो चौंक पड़े। ठीक है, साइमा ने कहा और कमरे से निकलती चली गई। हम साथ वाले कमरे में चले जाते हैं, इमरान ने उठते हुए कहा। मैं यही कहने वाला था, अब्दुल बासित ने कहा। चलो जूलिया, इमरान ने कहा और फिर कुर्सियों से उठकर उसने अपनी और जूलिया की कुर्सी सेट करके रख दी और बराबर वाले कमरे में चले आए। इमरान ने कमरे का जायजा लिया। यहाँ एक खिड़की उकबी रुख खुलती थी और वक्त पड़ने पर वो इस खिड़की से फरार हो सकते थे। जायजा मुकम्मल करके वो दरवाजे पर पर्दे के पास आकर खड़े हो गए। इधर आधारी से कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजे में एक पुलिस इंस्पेक्टर नजर आया। उसने अब्दुल बासित को सलाम किया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इमरान कुछ देर उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। इंचार्ज किसी केस के सिलसिले में आया था, वो गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान चौकन्ना खड़ा था। उनके जाते ही वो अब्दुल बासित वाले कमरे में चले आए। वो एक केस के सिलसिले में आया था, इमरान को देखते ही अब्दुल बासित ने कहा। मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। कॉफी? अचानक साइमा की आवाज सुनाई दी। इमरान ने मुड़कर देखा, वो चाय की ट्रॉली धकेलती हुई इनके करीब आ गई थी। उन्होंने इत्मीनान से कॉफी पी और फिर वो 1 घंटा इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। इमरान ने उसे मजीद तफसीलात बताने से खुद ही रोक दिया था। उसने कहा था कि वो रिहाइश गाह में चलकर इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। रिहाइश गाह में वो एक साथ ही रवाना हुए थे। रिहाइश गाह नई और जदीद थी। साइमा ने एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया। उन्होंने इत्मीनान से खाना खाया और फिर कॉफी का दौर चला। फिर इमरान और जूलिया अब्दुल बासित के साथ सिटिंग रूम में आ गए। साइमा अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गई।
हाँ, अब शुरू हो जाओ, इमरान ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं बता रहा था कि वो लोग अभी तक कॉन्फ्रेंस की जगह तय नहीं कर सके, अब्दुल बासित ने बताया। तय नहीं कर सके या उसका ऐलान नहीं किया, इमरान ने कहा। एक ही बात है। बहरहाल इस कॉन्फ्रेंस के लिए 3 जगहों का नाम खुसूसी तौर पर लिया जा रहा है, अब्दुल बासित ने कहा। कौन कौन सी जगहें हैं वो, इमरान ने पूछा। उनके नाम ब्लैक स्टोन हाउस, स्कॉट टेम्पल और रेड सर्कल हाउस हैं, अब्दुल बासित ने कहा। और तुम्हारे ख्याल में इनमें से किस पॉइंट पर कॉन्फ्रेंस होने का ज्यादा इम्कान है, इमरान ने कहा। ब्लैक स्टोन हाउस, अब्दुल बासित ने बताया। ये इमारत गालिबन गोल्डन टेम्पल भी कहलाती थी, इमरान ने कहा। हाँ, मगर अब खाली पड़ी है। अलबत्ता वजारत खारजा की एक ब्रांच वहां एक कमरे में काम करती है, अब्दुल बासित ने कहा। बकिया 2 जगहों की तफसील बता दो कि उनकी क्या अहमियत है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। स्कॉट टेम्पल एक 6 मंजिला इमारत है। पहले यहाँ भी टेम्पल हुआ करता था, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया है और अब इसे गेस्ट हाउस बना दिया गया है और यहाँ आने वाले अहम तरीन मेहमान इसी में ठहराए जाते हैं, अब्दुल बासित ने कहा। आगे बोलो, इमरान ने कहा। रेड सर्कल हाउस 2 मंजिला इमारत है, साहिल समुद्र से 200 फासले पर। इसे सुर्ख पत्थरों से तामीर किया गया है। कभी कभार सदर या वजीर आजम गैर मुल्की मेहमानों को तफरीह कराने के लिए वहां पर चले जाते हैं। वैसे वहां खास किस्म की सरकारी पार्टियां भी होती रहती हैं, अब्दुल बासित ने कहा। इनका इंतजाम किसके जिम्मे है, मतलब तीनों जगहों से है, इमरान ने कहा। यहाँ सरकारी तौर पर कोई एजेंसी मौजूद नहीं है। इन तीनों जगहों पर ब्राइट सन का ही कंट्रोल है। यहाँ 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं जो इन 3 जगहों की हिफाजत पर मामूर हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक ये तीनों जगह मुकम्मल तौर पर ब्राइट सन के ही कब्जे में हैं, अब्दुल बासित ने कहा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कहाँ की निगरानी और हिफाजत की जाती है, इमरान ने पूछा। ब्लैक स्टोन हाउस की। दूसरे नंबर पर स्कॉट टेम्पल में, अब्दुल बासित ने कहा। और रेड सर्कल हाउस, इमरान ने पूछा। वहां 2 चौकीदार और सफाई के अमले के अलावा और कोई नहीं होता, वही सब कुछ करते हैं, अब्दुल बासित ने बताया। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्डन टेम्पल ही में कॉन्फ्रेंस होने के इम्कानात हैं, इमरान ने कहा। जिस अंदाज में वहां की हिफाजत की जा रही है, मुझे भी यही लगता है कि कॉन्फ्रेंस उसी मकाम पर होगी, अब्दुल बासित ने कहा। इन 3 जगहों के अलावा कोई जगह, इमरान ने पूछा। मेरे इल्म में नहीं है, वैसे मुमकिन है कि हो, अब्दुल बासित ने कहा। क्या मतलब, इमरान ने पूछा। मेरी मालूमात के मुताबिक इन तीनों जगहों के अलावा कहीं और कॉन्फ्रेंस होने का इम्कान 1% भी नहीं है, अब्दुल बासित ने कहा। ब्राइटसन का कौन सा ग्रुप किस जगह पर तैनात है, इमरान ने पूछा। ब्लैक स्टोन हाउस की हिफाजत की जिम्मेदारी ब्लैक ग्रुप की है। स्कॉट टेम्पल की हिफाजत ग्रीन ग्रुप करता है और तीसरे रेड सर्कल हाउस की हिफाजत के लिए रेड ग्रुप मौजूद है, अब्दुल बासित ने जवाब दिया। क्या कॉन्फ्रेंस में ताबाती आला हुकाम की शिरकत का भी इम्कान है या आला हुकाम से छुपाकर इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, इमरान ने पूछा। अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि आला हुकाम को इस कॉन्फ्रेंस का इल्म हो। अलबत्ता 3 ममालिक के खुफिया मुआहिदे की इत्तलात हैं कि इसराइल, काफिरिस्तान और रूसिया अपने ममालिक के लिए अहम कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहे हैं जो कतई गैर सरकारी और ताबात से मुतालिका है। तीनों ममालिक के 3 बड़े और इनके हमरा खुसूसी वफद शामिल हैं जो अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस इन ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए वो खुफिया तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को गैर मुल्की दुश्मन सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इसे खुफिया रखा गया है। ताबाती हुकाम ने कॉन्फ्रेंस की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने की बात की थी, लेकिन तीनों ममालिक ने मना कर दिया था और कहा था कि वो इस कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस पॉइंट की हिफाजत खुद कर लेंगे। अलबत्ता कुछ अरसे के लिए अगर तमाम सरहदी इलाके बंद कर दिए जाएं, तो इससे ताबात को तीनों ममालिक की खातिर ख्वाह मफाद देंगे, जिस पर ताबाती हुकूमत ने ये बात मंजूर कर ली थी और रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि कोई गैर मुल्की एजेंट ना पहुंच सके, अब्दुल बासित ने जवाब दिया। रास्ते कब से बंद किए जाने वाले हैं और इसका ऐलान कौन करेगा, इमरान ने पूछा। वजारत दाखिला ऐलान करेगी और आज की ताज़ा इत्तला के मुताबिक ये ऐलान आज ही रात मुतवक्का है, अब्दुल बासित ने कहा। इसकी वजह, उन्हें तो कॉन्फ्रेंस से 5 रोज पहले ही ऐलान करना चाहिए था। पहले क्यों किया जा रहा है, इमरान ने पूछा। आप दोनों की वजह से, अब्दुल बासित ने कहा। क्या मतलब, इमरान ने मुस्कुराकर पूछा। आप दोनों की यहाँ आमद के बाद ये बात आला हुकाम ने कही है कि सरहदें फौरी तौर पर बंद कर दी जाएं
ताकि मजीद गैर मुल्की एजेंट मुल्क में दाखिल ना हो सकें, अब्दुल बासित ने कहा। इसलिए क्रिमिनल पार्टियों के साथ पुलिस भी हमारी तलाश में लगी हुई है, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, आप दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि आपका ताल्लुक शरपसंद अनासर से है, जो इस कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के साथ साथ ताबात के अमन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए ताबात में दहशत फैलाकर हर तरफ खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सिलसिले में चंद खुफिया एजेंसियां दरपर्दा काम कर रही हैं, लेकिन इन इलाकों की चेकिंग की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी गई है। शहर भर में आपकी तलाश जारी है और बड़ी सख्ती बरती जा रही है, अब्दुल बासित ने कहा। परवाह मत करो। हाँ, ये बताओ कि रूसिया और इसराइली मेहमानों में से कोई आया या नहीं, इमरान ने कहा। आज ही रात दोनों मुल्कों के अहम अफराद यहाँ पहुंचने वाले हैं, इसलिए तो सेक्रेटरी दाखिला ने आज ही सरहदें बंद करने के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा है, अब्दुल बासित ने कहा। ठीक है, अब ये मालूम करो कि इन मेहमानों को कहाँ कहाँ ठहराया जाएगा, अब इमरान ने कहा। वो मैं मालूम कर लूंगा, अब्दुल बासित ने कहा। और ये भी मालूम होना चाहिए कि आने वाले कितने कितने अफराद हैं और किस ओहदे और किस महकमे से इनका ताल्लुक है, इमरान ने कहा। उसके लिए भी कोशिश करूंगा, अब्दुल बासित ने कहा। कोशिश करूंगा से क्या मुराद है, इमरान ने पूछा। उनकी आमद को सीगाए राज में रखा जाएगा और सख्त तरीन सिक्योरिटी में इन्हें एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक लेकर जाया जाएगा, और उनकी आमद के वक्त एयरपोर्ट पर कोई गैर मुतालिका आदमी नहीं होगा, इसलिए मुश्किल तो होगी और वक्त भी लगेगा, अब्दुल बासित ने कहा। बस यही मौका होगा मालूमात हासिल करने का, बल्कि उनकी तस्वीरें भी लेने का, इमरान ने सर हिलाकर कहा। वो कैसे, अब्दुल बासित ने पूछा। एयरपोर्ट पर ही तुम्हारे आदमी को किसी भी भेस में मौजूद होना चाहिए। जाहिर है कि जब आला हुक्काम मेहमानों को रिसीव करेंगे तो नजरों में तो आएंगे ही, इमरान ने कहा। मैं आपका मतलब समझ गया। यकीनन मेहमानों के उतरने और एयरपोर्ट से बाहर आने के दौरान इनकी तस्वीरें ली जा सकती हैं और पूरी तफसीलात हासिल की जा सकती हैं, अब्दुल बासित ने इमरान की बात काट कर कहा। हाँ, इसके लिए अभी से इसका इंतजाम शुरू कर दो, इमरान ने कहा। यकीनन अभी से काम शुरू करना होगा, तभी कामयाबी हो सकेगी, वरना एंड टाइम पर कुछ भी नहीं हो सकेगा, अब्दुल बासित ने कहा। एक काम की बात रह गई, इमरान ने कहा। वो क्या, अब्दुल बासित ने पूछा। वो सिविल एयरपोर्ट पर उतरेंगे या फौजी अड्डे पर, इमरान ने पूछा। सिविल एयरपोर्ट पर, अब्दुल बासित ने कहा। तुम्हें यकीन है कि वो सिविल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, इमरान ने पूछा। हाँ, क्योंकि आज ही वहां का सारा सिक्योरिटी स्टाफ बदल डाला गया है। 1 बजे तक जो लोग वहां ड्यूटी पर थे, अब उनमें से एक भी वहां पर नहीं मिलेगा, अब्दुल बासित ने कहा। गुड, इमरान ने कहा। इसलिए मुझे अपना एक आदमी उनमें शामिल करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि सभी नए चेहरों के होंगे और वो किसी अजनबी पर चेहरे पर शक नहीं कर सकेंगे, अब्दुल बासित ने कहा। ठीक है, इमरान ने कहा और कुछ सोचने लगा। आप काम कब से शुरू करेंगे, अब्दुल बासित ने पूछा। कॉन्फ्रेंस वाले दिन से। क्यों, इमरान ने चौंक कर कहा। बस यूं ही पूछ लिया था, अब्दुल बासित ने कहा। इमरान ने कहा, और फिर वो इधर उधर की गुफ्तगू करने लगे। जूलिया ने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा था, वो खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुनती रही। हमारे लिए कागजात का क्या किया है, खाने के दौरान इमरान ने अब्दुल बासित से पूछा। वो तैयार हैं, अब्दुल बासित ने कहा। बगैर तस्वीरों के, इमरान ने पूछा। सिर्फ तस्वीरें ही लगानी बाकी हैं, बाकी सारी कार्रवाई मुकम्मल है, और अभी आपकी तस्वीरें ले ली जाएंगी तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी और कागजात मुकम्मल सूरत में आपको मिल जाएंगे, अब्दुल बासित ने कहा। ठीक है, इमरान ने सर हिला दिया। आप मौजूदा मेकअप ही में रहेंगे या दूसरा मेकअप करेंगे, ताकि इसी मेकअप की तस्वीरें कागजात पर लगाई जा सकें और आप आजादी से घूम फिर सकें, अब्दुल बासित ने पूछा। मेकअप तो बदलना होगा। हाँ, तुमने किन नामों से कागजात मुकम्मल करवाए हैं, इमरान ने कहा। आपका नाम अबारगी है और इनका नाम मादाम सागी। अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, अब्दुल बासित ने कहा। ठीक है, हमें इसी किस्म के मेकअप करना होगा ताकि इन नामों पर चल जाए और कोई शक ना कर सके, इमरान ने कहा। ठीक है, यहाँ एक मेकअप रूम मौजूद है, बल्कि इसे ऑपरेशन रूम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, अब्दुल बासित ने कहा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, इमरान ने कहा। समझने के लिए इसी कमरे में चलना होगा, अब्दुल बासित ने कहा और वो उठकर खड़े हुए। ऑपरेशन रूम में पहुंचकर इमरान चारों तरफ देखने लगा। बज़ाहिर इस कमरे में सोफे और अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं था। आए, अब्दुल बासित ने कहा और स्विच बोर्ड का एक स्विच दबा दिया। फौरन कोने में एक खला नमूदार हुआ और वो इसी तरफ बढ़ते चले गए। इस खला में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं
वो सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। यहाँ कमरे में चारों तरफ दीवारों के साथ अलमारियां नस्ब थीं और इनमें से बेशतर अलमारियों में मुख्तलिफ किस्म का जदीद असलाहा भरा हुआ था। 2 अलमारियां ऐसी थी जिनमें मुख्तलिफ किस्म के कैमरे और ट्रांसमीटर रखे हुए थे। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल रखी थी जिसके बराबर वाली अलमारी में मेकअप का हर किस्म का सामान भरा हुआ था। इसी के बराबर वाली दूसरी अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी। इसमें हर किस्म के मलबूसात थे। इसे तुम ऑपरेशन रूम कहते हो? इमरान ने कहा। हाँ, क्या ये गलत है? अब्दुल बासित ने कहा। नहीं, चलो बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप शुरू कर दूं। इमरान ने कुछ सोचकर पहले अब्दुल बासित को और फिर जूलिया से कहा। ओके, आप मेकअप करें, मैं इस दौरान जरूरी मालूमात हासिल करता हूं ताकि हालात से बाखबर रहा जा सके, अब्दुल बासित ने कहा। ठीक है, जाओ, इमरान ने कहा और अब्दुल बासित साइमा के साथ सीढ़ियां चढ़कर नजरों से ओझल हो गया और तहखाने का रास्ता बंद हो गया। इमरान इस अलमारी का जायजा लेने लगा जिसमें मेकअप का सामान रखा हुआ था और फिर इसने कई किस्म की लोशन और क्रीमें निकालकर मेज पर रख दी। कैसा मेकअप करोगे? जूलिया ने पूछा। तुम्हें एक मकामी औरत बनाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। ठीक है, जूलिया ने कहा। चलो कुर्सी पर बैठो, इमरान ने कहा। तो जूलिया कुर्सी पर बैठ गई। इमरान ने एक लोशन प्याली में निकाला और इसको रुई के जरिए जूलिया के माथे से गर्दन के निचले हिस्से तक मलने लगा। एक के बाद दूसरा लोशन वो इस्तेमाल करता रहा। चेहरे और गर्दन के अलावा वो शाने और इसके हाथों पर भी लोशन लगा रहा था। 20 मिनट बाद जूलिया के चेहरे और हाथों की खाल की रंगत मकामी औरतों जैसी हो गई थी। खाल की रंगत से निबटकर वो जूलिया के चेहरे की मुरम्मत करने लगा। अब वो प्लास्टिक मेकअप से इसके खदोखाल तब्दील कर रहा था। 1 घंटे बाद जब जूलिया कुर्सी से उठी तो उसकी हालत ही बदल गई थी। अब उसे देखने वाला ये नहीं कह सकता था कि वो स्विस है। इसमें और मकामी औरतों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन इस मेकअप में जूलिया का चेहरा बेहद पुरकशिश था। अब अपने पैरों पर घुटनों तक बारी बारी इन लोशनों को लगाओ ताकि तुम्हारी टांगे भी चेहरे और हाथों की रंगत इख्तियार कर लें और इस बात का खदशा ना रहे कि तुम्हारी सफेद रंगत नजर आ जाएगी, इमरान ने लोशनों की प्यालियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। मगर मुझे गर्दन से नीचे तक भी यही लोशन लगाने पड़ेंगे ताकि गर्दन से नीचे की रंगत भी मैच हो जाए, जूलिया ने कहा। ठीक है, तुम लोशन लगाओ, इतने में मैं अपने चेहरे की मुरम्मत कर लेता हूं ताकि वक्त जाया ना हो, इमरान ने कहा। ठीक है, जूलिया ने कहा और कुर्सी से उतरकर स्टूल पर जा बैठी। इमरान चेहरे की मुरम्मत में मसरूफ हो गया। वो अपने चेहरे पर एक बारूब आदमी का मेकअप कर रहा था। फिर उसके चेहरे से संगदिली और खूंखारी झलकने लगी थी। थोड़ी देर के बाद उसने मेकअप का आखिरी टच दिया। कैसा मेकअप है? इमरान ने जूलिया से पूछा। वंडरफुल, जूलिया ने कहा। अरे बाप रे, ये थोड़ी कहा था कि तुम मुझे जख्मी करने की बजाय जान से मार डालने की कोशिश करो, इमरान ने गड़बड़ाते हुए कहा। क्या क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि नैनो के तीर चलाओ, जरूर, मगर इस पर जो घायल हो सके, इमरान ने कहा। तो जूलिया मुस्कुरा कर रह गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।